गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम शौर्या और मैं एक स्टूडेंट होने के साथ साथ इस बिजनेस को पैशनेटली बिल्ड कर रही हूँ। और आज आप सभी की होस्ट भी हूँ और वेलकम है आप सभी का इस वंडरफुल हैंगआउट सेशन में, जहाँ हम इंस्पायर होते हैं, कुछ सीखने को नया मिलता है और हम अपनी जर्नी को और भी पावरफुल बनाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमें एक यहाँ से एक नई मोटिवेशन मिलती है जो हमें अपने गोल्स को और अपनी ड्रीम के थोड़ी सा और पास ले जाती है। तो आप सभी तैयार हो जाइए एक एनर्जेटिक और नॉलेज और इंस्पायरिंग भरे हैंगआउट के लिए। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो है बफ फर्नीचर क्रीम। और ये जो प्रोडक्ट है वो वुडन सर्फेस को प्रोटेक्शन ही नहीं, साइन भी देता है। तो इसको डिटेल में समझने के लिए मैं उन्हें बुलाना चाहूंगी जो मेरे कोच हैं और साथ साथ प्रोफेशन से डॉक्टर भी हैं और फैमिली के साथ इस बिजनेस को पैशनेटली बिल्ड भी कर रहे हैं। सो प्लीज वेलकम डॉक्टर संदीप सर। सर, स्टेज इज योर्स। थैंक यू सौर्या फॉर वार्म वेलकम। नमस्ते सभी को। मेरा नाम डॉक्टर संदीप है और मैं ये बिजनेस अपनी ब्यूटीफुल वाइफ सोफिया के साथ मिलके कर रहा हूँ। टुडे जो आज मेरा टॉपिक है, बफ अप फर्नीचर क्रीम। ना नाम से ही समझ में आता है कि फर्नीचर के लिए यूज करने वाली चीज। तो जब मैं फर्स्ट टाइम इसे पढ़ रहा था ना, मतलब मैं और डॉक्टर रवि थे शायद, हम जब बिजनेस में लॉन्च हुए थे उसके कुछ महीने बाद ये रीड कर रहे थे। तो पहले ऐसे नाम से सोचते थे यार घर में जितने फर्नीचर होंगे शायद सब पे काम करेगा, बट जब हम उसको और डिटेल में पढ़े तो पता चला कि नहीं, सब चीजों के लिए नहीं है। मतलब जो हम सोच रहे थे कि शायद घर में सब फर्नीचर पड़ा है, सब चमका दिया जाएगा लेके। तो कुछ कुछ उसके चीजें, टर्म्स एंड कंडीशन है कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो पहला है कि वुडन फर्नीचर होना चाहिए और पॉलिश्ड रहना चाहिए। मतलब उसके ऊपर ये नहीं कि जैसे सरमाइका लगा हुआ हो या कोई उसको एकदम फर्निश किया हुआ हो, या उस पे पॉलिश मारने के बाद अगर कोई सरमाइका या लैमिनेट किया है तो लैमिनेशन वाली कोई भी चीजों पे वो नहीं चलेगा। तो वो चलेगा किस पे, जो पॉलिश्ड फर्नीचर होता है। तो मतलब याद कर रहे थे ना कहाँ होता है, मतलब मोस्टली कैसे आजकल मुंबई में सरमाइका एंड बाकी सारी चीजें यूज करते हैं, पॉलिश्ड फर्नीचर कम मिलता है। तो पॉलिश्ड फर्नीचर मतलब जैसे बहुत बड़ा कोई है डाइनिंग हॉल या डाइनिंग टेबल है, उसके नीचे का लकड़ी की चीज बनी हुई है तो उस पे पॉलिश्ड किया हुआ रहता है बट सरमाइका नहीं लगा, तो वहां वो यूज कर सकते हैं। तो वैसी बनी हुई सारी चीजों पे तो याद आया कि गांव साइड में ना बहुत इसके स्कोप है, क्योंकि अभी भी वहाँ लकड़ी के दरवाजे होते हैं, वो पॉलिश किया हुआ होता है, वो सारी चीजों पे ये बहुत अच्छे से काम करेगा। क्या करता है, डस्ट और डर्ट जो रहता है दोनों को क्लीन करता है और वो रिस्टोर करता है वुडन जो सरफेस होता है ना उसकी शाइनिंग और लस्टर, मतलब देखने में भी एकदम फ्रेश और अच्छा लगेगा। वो क्या है, जिस चीज से ये बना है वो रिच ब्लेंड ऑफ ऑयल विथ अदर इम्ब्रिलेंट, मतलब कुछ ऑयलों के मिक्सचर के वजह से बना। एंड वो मिक्सचर क्या करता है कि जब हम उसको पॉलिश करते हैं तो वो वैक्स नहीं छोड़ता, खाली साइन देता है। मतलब वो ऑयल, जैसे हम अगर एग्जांपल ले लेना कि कभी बचपन में स्कूल स्कूल में ब्लैक शूज पॉलिश कर रहे थे तो ऑयल से कुछ लगा के हम रगड़ देते थे तो ब्लैक शूज एकदम शाइन करता था। बट उसका ड्रॉबैक ये रहता था कि उस पर डस्ट आके बैठ जाती थी। बट ये जो मटेरियल इन्होंने यूज किया उस पे आके डस्ट कम लगेगा और वो फर्नीचर शाइन ज्यादा करेगा। तो बहुत सारे मल्टीपर्पज यूज के लिए हम उसको ले सकते हैं, बट उन्होंने कुछ प्रिकॉशंस बताया है ना कैसे यूज करना है। तो प्रिकॉशंस ऐसे है कि खाली ग्लोव्स डालना है हमको और थोड़ा सा सेक करने के बाद सॉफ्ट कोई कपड़े पे लेना है या फिर स्पंज पे भी हम ले सकते हैं, उस पे लेके उसको पॉलिश करना। 500 ml के बॉटल में आता है। अभी तक मैंने ये प्रोडक्ट यूज नहीं किया, बट हम जल्दी इसको कहीं ना कहीं यूज करेंगे ना तो और मोस्टली अंडरस्टैंड होगा कि यूज करने के बाद ये कैसे लगता है। तो 449 उसकी एमआरपी है, 427 वो मिलता है। खाली प्रिकॉशन में एक ही चीज है कि सॉफ्ट लिंट जो कपड़ा रहेगा उससे यूज करेंगे और यूज करने के टाइम हाथ में ग्लोव्स डालना है। तो वो एक दो उसमें खाली चीजें हैं जो हमको प्रिकॉशंस के तौर पे लेना है। बाकी इसको यूज हम कहीं पे भी कर सकते हैं जहां पे भी वुड का या वुडन का फर्नीचर। तो ये तो टॉपिक हुआ। फिर दूसरा, आज मतलब यहाँ पे मेरा टॉपिक मोस्टली खत्म होता है, बट आज मैं ना एक बुक रीड कर रहा था तो मेरे को एक एग्जांपल याद आया था। मैं सोचा आज शायद टीम मीटिंग में पहला टॉपिक होता है ना, तो पहले टॉपिक में ऐसा नहीं कि खाली मतलब जो चीज मिला है उसे बता दिया और लोग धीरे धीरे खाने के बाद नींद वाले प्रोसेस में चले जाए। तो मैं सोचा वो डिस्कस करता हूँ मैं भी। तो उसमें दो वर्ड के बारे में ना बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था। पहला कि दिया था
थर्मोमीटर एंड दूसरा थर्मोस्टाट। तो उन्होंने बोला कि लाइफ जब आपको ऑप्शन देना तो आप थर्मोस्टाट जैसे बनो। तो मैं मतलब एक बार सोच रहा था ना कि ऐसा क्या हो सकता है कि थर्मोस्टाट जैसे कैसे बन सकते हैं। तो उन्होंने डिफरेंस बताया कि थर्मोमीटर को ना एक ही चीज रेगुलेट करती है। तो अगर बाहर का वेदर गर्म होगा तो वो गर्म दिखाएगा, बाहर का वेदर ठंडा होगा तो वो ठंडा दिखाएगा। तो ये क्या होता है, ये एक्सटर्नल सरकमस्टांसेस के वजह से ग्रो करता है या डाउन होता है। दूसरा है थर्मोस्टाट। थर्मोस्टाट कैसा है, वो ऑटो एडजस्टेबल है। अगर वेदर ठंडा है तो वो गर्म देगा, गर्म वेदर है तो ठंडा देगा। ही कैन स्विच द थिंग्स, ऑटो पायलट मोड पे जाता है। तो इस बिजनेस में इसका क्या रीजन है, या इस बिजनेस में इसका यूज क्या हो सकता है कि हमको थर्मोस्टाट जैसे बनना है। तो थर्मोस्टाट बनने का उन्होंने जो क्वालिटी बताया कि आप अगर बुक के साथ जुड़े हुए रहते हो तो आप इंटरनल भी चेंज होते हो और एक्सटर्नल भी चेंज होते हो। तो वो एक थर्मोस्टाट है। आप चीजों को लेके जज नहीं करोगे, अपने सरकमस्टेंसेस के हिसाब से आप ग्रो नहीं करोगे। मतलब अभी जैसे कि खाली कोई पुश कर रहा है, पुश कर रहा है तो हम इस बिजनेस में ग्रो हो रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज अ थर्मोमीटर ना। कोई आपको धक्का दे रहा है, गर्मी दे रहा है, गर्मी दे रहा है, मोटिवेट कर रहा है। बट अगर आप थर्मोस्टाट बन जाओगे, मतलब आप अंडरस्टैंड कर लोगे पोटेंशियल इस बिजनेस का, कुछ बुक्स पढ़ोगे जो आपको इंटरनल चेंजेस आएगा, तो आपको बाहर का भी टेम्परेचर चेंज करेगा, प्लस आपके पास इनर फायर भी है। जैसे मनीष सर बोलते हैं ना, गोल विजन ड्रीम लगा के नहीं रखना चाहिए, वो फायर भी होनी चाहिए ना अंदर, वो कैच करने की। तो एक थर्मोस्टाट बनने की ट्राई करना है। तो मैं आज उस बुक से, वो बुक रीड करने के बाद, मतलब वो चैप्टर रीड करने के बाद ट्राई किया कि आई विल बी लाइक अ थर्मोस्टाट ना। हमको थर्मोस्टाट बनना है, ना कि थर्मोमीटर की खाली अपलाइन बोले कि ये करना है, ये करना है तो उस पे एक्टिव रहे। तो या दैट्स फ्रॉम माय साइड। तो मैं थर्मोस्टाट बनने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूबल इंफॉर्मेशन। प्रोडक्ट के साथ साथ हमें कुछ और भी नॉलेज मिला। सो बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, और जो है न्यूट्रलाइट तुलसी। और ये जो है एक हर्बल प्रोडक्ट है जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और स्ट्रेस को भी दूर करता है। तो इसे डिटेल में समझने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर अवधेश सर को, और जो प्रोफेशन से डॉक्टर हैं और इस बिजनेस को फैमिली के साथ पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं। सो प्लीज वेलकम डॉक्टर अवधेश सर। सर, स्टेज इज योर्स। थैंक यू सो मच शौर्य फॉर अ वार्म वेलकम। नमस्कार दोस्तों, नाम है डॉक्टर अवधेश यादव, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ, इसके साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। और आज हम सप्लीमेंट्स में अपना हर्बल रेंज में बात करने वाले हैं न्यूट्रीलाइल तुलसी की। और हम जानते हैं कि सर्दियों का मौसम शुरू हो गया, सर्दियां धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी कि बारिश अभी तक चल ही रहा है। तो सर्दियों का मौसम शुरू हुआ है तो हर किसी को एक वेदर जब चेंज होता है तो कहीं ना कहीं अगर इम्यूनिटी लो है या उसकी बॉडी उस तरह के मौसम को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है तो कई डिजीजेज हो सकते हैं। या सबसे पहले इस मौसम में सर्दी खांसी और बाकी की चीजें हमें ज्यादा अफेक्ट करती हैं। और हमारा देश जो है आयुर्वेदा के नाम से पहचाने जाने वाला देश है, जहाँ पे आयुर्वेदा को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। और यही चीज हमारे बिजनेस में, या बोल सकते हैं कि एमवे कॉरपोरेशन ने आयुर्वेदा को भी ही पूरा वो इम्पोर्टेंस दिया है। और यहाँ पे कई प्लांट्स को उन्होंने जो है ऑर्गेनिक तरीके से कल्टीवेट करके और उससे कुछ टैबलेट्स या सप्लीमेंट्स बनाए हैं जिससे जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, और जिसमें हम आज बात करने वाले हैं न्यूट्रीलाइट तुलसी। तुलसी एक ऐसा नाम है कि पूरे भारत देश में, चाहे वो किसी भी कल्चर से बिलोंग करता हो, उसे ये नाम 101% पता होता है। क्योंकि ये ऐसी चीज है कि हम बचपन से हमारे दादा परदादाओं से सुनते आए हैं। और हमें कोई भी तकलीफ हुई हो तो हमें वो तुलसी के पत्ते का सेवन करने के लिए हमेशा से ही इनकरेज किया गया है। क्योंकि उसके अंदर इस तरह का इम्यूनिटी बूस्टर है कि हमें हर एक आ, रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर आ, बढ़ाता है। जो न्यूट्रीलाइट तुलसी है, एमवे ने जो न्यूट्रीलाइट तुलसी हमारे लिए लॉन्च किया है, ये नॉन जीएमओ
डीएनए फिंगरप्रिंट्स द्वारा है। नॉन जीएमओ का मतलब होता है कि जो इनके सीड्स है ना, तो उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं किया गया है। और डीएनए फिंगरप्रिंट्स की एक बार जो भी प्रोडक्ट्स बनता है उसका जो डीएनए फिंगरप्रिंट्स लिया जाता है कि आपको सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट्स, आप कितने भी बैच आए, अब सब सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट्स का मतलब ये होता है। और कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है इसके अंदर, कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं मिलाया गया है। और अ, इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि तुलसी जो है ना, हमारे रेस्पिरेटरी जो श्वसन क्रिया है इस पे एक बहुत ही एक अच्छा रोल प्ले करता है। इम्यूनिटी बूस्टर तो है ही है। सांस से रिलेटेड जो भी तकलीफें हों, चाहे वो सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, इनसे जो भी चीजें हैं, ये आपको एक इम्यून सिस्टम आपका इतना स्ट्रांग करता है कि इनसे लड़ने की क्षमता आपकी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ तुलसी अगर हम यूज करते हैं तो लेडीज पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो कई लोगों को लिकोरिया की शिकायत होती है, जहाँ पे तुलसी का एक अच्छा बेनिफिशियल इफेक्ट होता है कि वो लेने से उस पर भी काफी अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट होते हैं। कई बार दवाइयां जब हम ले, सर्दी खांसी एक ऐसी एक चीजें हैं कि कई बार ना ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही ठीक हो जाती है, और कई बार दवाइयों लेने के बावजूद ये जल्दी जाती नहीं है। इस ये भी है। और इसका कारण होता है कि इम्यून सिस्टम और एलर्जिक इफेक्ट्स जो होता है वो उसका एक मेन कारण होता है। जहाँ पे तुलसी अगर हम एवरी डे लेते हैं तो उसका एक बेनिफिशियल इफेक्ट होता है कि इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग होता है, और इन सब चीजों से आपको काफी बेनिफिशियल होते हैं। इसके बहुत सारे टेस्टिमनी खुद मेरे पास और मेरी पूरी टीम में है कि जिसके बेनिफिट हर एक किसी को मिला हुआ है। और इवन मुझे सबसे ज्यादा सर्दी होती है, आज से नहीं बचपन से ही है। अगर मुझे छींक आना शुरू हुई तो समझ लीजिए कि मुझे 20 to 30 छींक एक साथ आती है, और सुबह के टाइम पे ज्यादा होता है। या फिर अगर मैंने अपने टंग को ऊपर पैलेट में खाली एक बार दो बार ऐसे रब भी किया ना तो मुझे छींक आना शुरू हो जाता है। और एक बार मुझे सर्दी हुई तो डॉक्टर मनीष को पता है कि मेरी हालत क्या रहती है। फिर बाकी कितना भी मैं पेन किलर लूँ या और भी दवाइयां लूँ, उसे फर्क नहीं पड़ता इतना। मुझे थोड़ा भी अगर सर्दी का इफेक्ट हुआ तो पहले मैं तुलसी लेना शुरू करता हूँ। और टैबलेट्स, एक टैबलेट में जो ना 100 तुलसी के जो पत्तों के अर्क का एक बेनिफिट होता है, आपको मिलता है। 100 तुलसी जो के पत्ते हैं ना, उनके अर्क के आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। इसे आप लेने के लिए टैबलेट्स को डायरेक्टली पानी के साथ ले सकते हैं, या फिर जिनको चाय पीने का शौक हो या सुबह सुबह कोई और चीज लेने का शौक हो, उनको मैं रेकमेंड करूंगा। डॉक्टर मिसेस ब्रैच ने काफी इसको स्ट्रांगली रेकमेंड किया है कि आप इसे गरम, जैसे चाय पीने के लिए जितना पानी उबालते हैं उतना उबाल के कप में लीजिए, और तुलसी के टैबलेट्स को क्रश करके उसमें डाल के जैसे चाय पीते हैं ना उस तरह से आप पीजिए, तो एक अच्छा बेनिफिट उसका मिलता है। और ये हम सभी ने उसको फील किया है। और तुलसी कई बार हम मेरे कई पेशेंट्स हैं कि जिनको अस्थमेटिक कंडीशन है, एलर्जिक राइनाइटिस बोल है, ये सारी चीजों में तुलसी जब दवाइयां लेते लेते पेशेंट परेशान हो जाता है तो बोलता है सर कुछ परमानेंट सोल्यूशन दीजिए। तो उसे मैं 6 मंथ के लिए ये टैबलेट रेकमेंड करता हूँ। 6 मंथ मेरा कहना ये रहता है, आप 1 मंथ लेके देखिए, आपको थोड़ा भी फर्क दिखता है तो 6 मंथ एटलीस्ट लीजिए। और अगर आप आगे भी लेना चाहें तो इससे कोई आपके किडनी या लीवर पे साइड इफेक्ट नहीं होता है। और ये जिसकी वजह से मेरी रिटेलिंग जो है ना इजिली हो जाती है, और लोग इसे लेते हैं। और अब तो ऐसा है कि सीजन वाइज ना पेशेंट्स बाहर से बोलता है मेरे कंपाउंडर को कि हाँ फोटो दिखाएगा कि ये मुझे दे दीजिए, अंदर भी नहीं आता है, खाली वहां से लेके चल देता है। कहने का मतलब है कि उसे पता है कि अब सर्दियों का सीजन शुरू हुआ है और मुझे इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, तो वो तुलसी लेना शुरू कर देता है। तो हर किसी को यहाँ पे तुलसी जो है ना हमें खुद लेना भी है और लोगों को रेकमेंड भी करना है। इसमें 60 टैबलेट्स आते हैं। 12 साल के ऊपर सुबह शाम आप ले सकते हैं। और भी अगर किसी को कोई डिजीज है या फिर कोई और भी रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स हैं तो अपनी टीम में डॉक्टर से सजेशन लें
कि हाँ मुझे किस तरह से इसे लेना चाहिए। और इसका एमआरपी जो है 730 है, जबकि अभी जीएसटी कम हुआ है तो इसका एमआरपी और भी कम भी हो गया है, तो इसे हर कोई ले सकता है। विद दिस, थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट। वाह, थैंक यू सो मच सर, आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। और जैसे वो कहते हैं ना कि नेचर के पास हर बीमारी का उपाय रहता है, वैसे ही न्यूट्रीलाइट तुलसी जो है एक प्रीशियस गिफ्ट है उसी का। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है 1 2 3 कार्डिनल रूल्स। और इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी उन्हें, जो प्रोफेशन से टीचर हैं और साथ साथ इस बिजनेस को पैशनेटली बिल्ड कर रही हैं। सो प्लीज वेलकम गीता मैम। मैम, ओवर टू यू। जी, थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सर, एक मिनट है, जरा मैं बाहर हूँ, तो क्या मेरी आवाज ठीक से आ रही है? आ रही। जी, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम गीता शिंदे है। मैं प्रोफेशन टीचर हूँ और उसके साथ साथ ये बिजनेस अपनी फैमिली के साथ बिल्ड कर रही हूँ। जैसे कि मेरा आज का जो टॉपिक है, कार्डिनल रूल्स। हम एमवे बिजनेस में आते हैं, एमवे बिजनेस करते हैं, तो एमवे ने हमारे लिए एक बना बनाया सब सिस्टम बना के रखा है ना, सिर्फ उसे हमें फॉलो करना होता है। और ये कुछ रूल्स है ऐसे ना कि सिर्फ इस बिजनेस के लिए नहीं, तो हम हमारी खुद की लाइफ जीते हैं तो उसमें भी बहुत मददगार साबित होते हैं हमारे लिए। तो इसमें जो पहला रूल है कार्डिनल, नेवर डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम बिफोर चेकिंग अपलाइन। हम इस बिजनेस में जब भी आते हैं तो हम नए होते हैं, बहुत सारी बातें हमें नहीं मालूम होती जो हम हमारे अपलाइन कोच और मेंटोर से सीखते हैं। बट क्या होता है, कुछ दिन सीखने के बाद हमें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, ये बात मुझे अभी आ रही है। तो बहुत बार हम खुद नहीं, बार बार क्या बताना ना, अपलाइन को मैं खुद करके देखती हूँ, ऐसा हो जाता है। या हम बोलते हैं ना कि चलो ये मैं अभी करके एक बोलते हैं ना, अपलाइन को सरप्राइज देते हैं कि हाँ अपलाइन खुश होंगे, देखते हैं। बट जब भी हम ऐसा करते हैं ना, तो हमारे ध्यान में आता है, जब भी हम सिंसियरली बिजनेस में होते हैं और ऐसी बातें होती है हमारे साथ, हमारा ऐसा कुछ इशू नहीं होता ना कि उन्हें हम हर्ट करें या, लेकिन गलती से हो जाता है, हम सोचते हैं कि नहीं हम ये कर सकते हैं, और वहां वहां हमारे ध्यान में आता है कि अरे नहीं, ऐसा करके हमने बहुत बड़ी गलती की। तो ये सबसे पहला कार्डिनल रूल है कि हम जो भी कुछ भी करेंगे, अगर मैं किसी को मुझे प्लान दिखाना है, डेमो दिखाना है, या मुझे किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताना है, जो भी मैं इस बिजनेस में कुछ भी करती हूँ, तो मुझे सबसे पहले मेरे अपलाइन या मेरे कोच या मेंटोर्स, जिनसे भी मेरा संवाद हो सकता है ना तुरंत, तो उनसे संपर्क करके मुझे उनने पूछना है कि ऐसा ऐसा मुझे करना है, मैं क्या करूं। बहुत बार, जैसे अभी मैं एक मेरा टेस्टिमनी बताती हूँ इसके बारे में। अभी 8 10 दिन पहले अंकुर जी ने हमें एक मैसेज शेयर करने को बोला था व्हाट्सएप ग्रुप पे, और उन्होंने बताया किसका किसका क्या रिप्लाई आता है मुझे बताना। बट मुझे 2 3 लोगों ने रिप्लाई दिया, और मैंने अंकुर जी को बिना बताए उसे खुद रिप्लाई दे दिया, आंसर दे दिया कि बाबा उसके रिप्लाई पे, लेकिन वो गलत हुआ। मैंने ऐसा नहीं, मेरे ध्यान में नहीं रहा, गलती से मैंने अंकुर जी को बताया नहीं क्या रिप्लाई, बाद में बताया कि ऐसा ऐसा लोगों ने मुझे रिप्लाई दिया था और मैंने ऐसा ऐसा दे दिया, लेकिन वो गलत ही हुआ ना। तो बहुत बार हमारे जो अपलाइन है, वो हमसे एज में छोटे हैं, बड़े हैं, लेकिन वो अपलाइन है हमसे ज्यादा दिन महीने या बहुत साल उन्होंने बिजनेस किया है, उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है। तो हर चीज जो भी हम इस बिजनेस में करते हैं, तो उनसे अगर हम पूछ के करते हैं, बोलते हैं ना कि जो भी काम शुरू करते हैं तो उनमें बहुत सारी क्या बोलते हैं, वो काम तुरंत सफल होते ही है ऐसा नहीं, लेकिन जो भी परेशानी है वो सब उन्होंने देखी हुई है, उन्होंने सहन की हुई है, तो वो हमें सीधा बताते हैं कि हाँ आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, आपको ये नहीं करना है, आप ये ऐसा कीजिए तो ठीक होगा। तो ये बात होती है। तो जो अपलाइन है हमारे वेल विशर होते हैं, और वो जो भी हमें बताते हैं हमारी भलाई के लिए, इसलिए जो भी हम इस बिजनेस में आते हैं, पहला काम करते हैं कुछ भी, तो हमें अपलाइन से पूछ के ही करना है। सेकेंड रूल है कि नेवर पास एनी नेगेटिव टू योर डाउन डाउन लाइन और क्रॉस लाइन, है ना। जैसे कि डाउन लाइन,
हम बोलते हैं इस बिजनेस में हमारे अपलाइन जो हमसे बिहेव करते हैं ना लाइक चाइल्ड, हम जैसे उनके बच्चे हैं। जैसे हम खुद हमारे बच्चों को कभी कुछ नेगेटिव पास करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो वैसे ही इस बिजनेस में जैसे हमारी ग्रोथ होती रहती है, हम देखते हैं ना हमारे अपलाइन हमेशा हमें बताते हैं जो हमारे अच्छे के लिए, हमारा बिजनेस अच्छा ग्रो होने के लिए क्या अच्छा करना चाहिए। तो वैसे ही हम इस बिजनेस में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो ये हम सीखते हैं ना कि कुछ भी नेगेटिव हमें हमारी डाउन लाइन को नहीं देना है। जैसे मैं मेरे बच्चों को कुछ नहीं देती, वैसे ही मुझे मेरी डाउन लाइन को भी कुछ नेगेटिव देना नहीं है। और नेगेटिव के बारे में बोलेंगे तो बहुत बार क्या होता है, जैसे कि अंकुर जी भी बार बार बोलते हैं ना कि प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे जब हम शुरू में आते हैं तो सबसे पहले क्या देते हैं, देखते हैं उसकी कीमत देखते हैं ना। तो अगर मैं खुद 100% प्रोडक्ट यूज करती हूँ तो जाहिर है कि मैं मेरे डाउन लाइन को भी बोलूंगी कि हाँ ये करना चाहिए। लेकिन बहुत बार अगर मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि मैं 100% यूज कर रही हूँ और अगर कोई मेरे घर में आता है और देखता है कि एक्सपेंट के अलग अलग प्रोडक्ट है, तो क्या होता है वहां पे एक नेगेटिविटी आती है। वो उनके मन में जो डाउन लाइन है, अरे बाप रे ये तो हमें सिखा रहे लेकिन ये कुछ गलत करते हैं। उसके बाद नेगेटिविटी कब आती है कि बहुत ऐसे मैसेज होते हैं ना कि अरे मेरा ऑर्डर दिया था लेकिन देखो ना आया ही नहीं, एमबी फटाफट दे नहीं रहा ऑर्डर। बहुत बार हम नेगेटिव कुछ बोलना नहीं चाहते लेकिन कभी कभी मुंह से निकल जाता है। तो हमें हर बार जो भी हमारी डाउन लाइन है उनसे बोलते समय ये बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि ये एमवे बिजनेस जो मैं कर रही हूँ मेरा अपना बिजनेस है, तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो मुझे मेरी डाउन लाइन को कुछ भी नेगेटिव नहीं देना है जिससे वो नेगेटिव हो और एमवे से पीछे हट जाए। और दूसरा है क्रॉस लाइन। जैसे कि हम देखते हैं क्रॉस लाइन बोलेंगे तो अगर मैं अवधेश जी की एक लाइन और एक है श्यामजीत जी, तो मैं और श्यामजीत क्रॉस लाइन हुए ना। लेकिन हम इस बिजनेस में देखते हैं जैसे हमारे हैंग आउट भी होता है ना, तो हम पूरे एक साथ एक टीम वर्क करते हैं। लेकिन कुछ भी जैसे मुझे मेरे डाउन लाइन को कुछ नेगेटिव देना नहीं, वैसे हमारे जो क्रॉस लाइन है उनसे भी बस हम एक फ्रेंडशिप करेंगे, ज्यादा बिजनेस के बारे में हमें नहीं बोलना है लेकिन अच्छे से बर्ताव करना है, कोई भी नेगेटिव नहीं देना है। और तीसरी बात है नेवर मेस विथ एनीबडी मनी। मनी जैसे कि बोलते हैं ना पैसा, सब कुछ पैसा ही होता है, पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता। और अगर मैं मेरे एज के अभी लगभग जो भी लोग हैं उन्हें मालूम है ना, हम लोगों ने 5 पैसा देखा है, 10 पैसा देखा है, 20 पैसा, 25 पैसा। तो एक मनी की वैल्यू हमें पता होती है ना। पैसा एक एक जैसे बूंद बूंद मिलके ही समंदर बनता है, वैसे ही एक एक पैसा जमा करके जैसे कि हम पहले बोलते थे ना कि एक गुल्लक होता था, गल्ला हम लोग बोलते थे, उसमें पैसा जमा करना है, फिर बर्थडे के टाइम हम लोग वो फोड़ते थे कि हाँ बाबा इतना जम गया। तो पैसे की वैल्यू हर किसी को मालूम होती है। तो पैसे के साथ जैसे कि अभी मैं मेरे डाउन लाइन हो या मेरे अपलाइन हो, अगर मेरे अपलाइन बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हैंग आउट या बीबीएस है, मीटिंग है, तो उन्होंने मेरा पैसा भर के टिकट वगैरह बुक किया, लेकिन उन्होंने किया मेरे अच्छे के लिए ताकि कुछ मुझे अच्छा वहां पे सीखने जाना है। तो तुरंत जैसे ही हम मिलते हैं उन्हें मुझे पैसा रिटर्न करना है। तो डाउन लाइन हो या हम हमारी आम जो जिंदगी है उसी में किसी भी लोगों से या हमारी टीम में पैसे के साथ कभी भी खिलवाड़ हमें नहीं करना है। मनी की वैल्यू करनी है हमेशा। और दूसरों से पैसे की जो लेन देन है, हमारा व्यवहार अच्छा होता है तभी एक हम सही इंसान कहलाते हैं। ये ऐसा मुझे लगता है। बस इतने ही एक 3 कार्डिनल रूल्स थे जो हम सभी को फॉलो करने हैं अगर हमें इस बिजनेस में ग्रोथ करनी है। थैंक यू, बैक टू द होस्ट। वाह, थैंक यू सो मच मैम। आपने कितने कूल एंड परफेक्ट वे में बताया कि हमें कैसे, वो कहते हैं ना कि सक्सेस के रूल जो होते हैं वो कठिन नहीं होते हैं, बस हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए, तो जाके हम कुछ चेंजेस ला सकते हैं अपनी लाइफ में। तो चलते हैं अब अगले टॉपिक की तरफ जो है 4 5 6 कार्डिनल रूल्स। और इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी उन्हें जो एक मेंटोर हैं और डॉक्टर भी हैं, और कहते हैं उनके हर वर्ड्स ही मोटिवेट करते हैं, हर एक सेशन एक अलग रोशनी लेके आते हैं वो हमारी लाइफ में। और उनके लिए एक लीडरशिप कोई टाइटल नहीं है,
उस टाइटल के जो है वो हमारी लाइफ में क्या चेंजेस ला रहे हैं, हम उससे क्या इंस्पिरेशन मिल रही है, वो उन्होंने प्रूव किया है. सो प्लीज वेलकम मनीष सर फॉर 4, 5, 6 कार्डिनल रूल्स. थैंक यू शौर्या फॉर दिस वेरी नाइस वेलकम. इनविटेशन आपका बहुत जबरदस्त एंड ऑसम होस्टिंग है, वेरी नाइस. सो कार्डिनल रूल्स को हम आगे लेके चलते हैं. जैसे गीता जी ने कहा, मैं उसका कंटिन्यूशन करूंगा. देयर आर 6 कार्डिनल रूल्स. और द वर्ड इटसेल्फ कार्डिनल, कार्डिनल मतलब समथिंग टू डू विथ हार्ट. मतलब बॉडी में अगर हार्ट को कुछ हो जाए तो वन. सेम चीज बिजनेस में, ये रूल्स को अगर ब्रेक किया तो योर बिजनेस इज गॉन. इनफैक्ट it is not only for the business but even for the life. अगर ये सिद्धांत हम अपने जिंदगी में भी रखें, अपने परिवार में, फ्रेंड्स रिलेटिव में भी रखें, तो ये बहुत अच्छे से हम जिंदगी जी सकते. सो 4, 5, 6 कार्डिनल रूल्स. सो नेवर मेस विथ एनीबॉडीज स्पाउस. सो व्हाट डज दैट मीन? ये बिजनेस जो है, एम्वे का बिजनेस है, आपने देखा होगा ये ना एक फैमिली बिजनेस है. जैसे मुझे अभी भी याद है, क्लिस्टर क्लियर याद है, मेरा जो फर्स्ट बीबीएस था कुमार शिवराम का, मैंने योगी सभागृह में अटेंड किया था. सो जब मैं वहां गया था अटेंड करने को, तो मुझे बिजनेस की इतनी आइडिया उस वक्त नहीं जमी, मतलब समझ में नहीं आया था. मैं इनिशियल एक्सप्लोरेशन मोड में था उस वक्त. पर वहां जाने के बाद मैंने एक ही चीज देखा था कि बहुत भीड़ थी. हस्बैंड वाइफ्स थे, फीमेल्स थी, यू नो, मेंस थे, बच्चे तो नहीं थे, बट एक फैमिलियर एनवायरनमेंट लग रहा था. ऊपर बैठा था मैं, फर्स्ट फ्लोर पे. कोई धक्का मुक्की नहीं, नीचे आने के टाइम भी कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई अब्यूज नहीं, कुछ नहीं. इट वाज लुकिंग अ वेरी मतलब वेरी नाइस कंफर्टेबल सराउंडिंग. मतलब उस वक्त मैं अपनी वाइफ को नहीं इंट्रोड्यूस किया था बिजनेस में, इट वाज इनिशियल फेज. सो मुझे जब मेरी वाइफ को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, मतलब अंकुल जी ने जब कहा कि नहीं नहीं अपनी वाइफ को भी लाओ, ये फैमिली बिजनेस है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मेरे मन में कभी हिचक रही हो कि अरे मैं कहाँ भेजूंगा रेनू को. क्योंकि कई बार मैं शायद प्रैक्टिस में हूँ, क्लिनिक में हूँ, ओपन मीटिंग्स में रात को रेनू जाने जाती थी, फ्राइडे को, या फिर है ना, ऐसा हम बहुत बार करते थे, अंधेरी में रहता था. तो ऐसा कई बार हुआ है कि रेनू को अकेले जाना होता था. कई बीबीएस भी वो अकेले गई हुई है, टीम मीटिंग हुआ, हैंग आउट हुआ. तो मुझे कभी भी हिचक नहीं हुई, मतलब इनफैक्ट बहुत सेफ फील करता था मैं इस सराउंडिंग में. और अगर मुझे भी किसी फीमेल को या किसी और कपल को लेके आना है बिजनेस में, वो सेफ एनवायरनमेंट, मुझे भी बहुत कॉन्फिडेंस आता था कि मैं किसी को लेके आ रहा हूँ तो इट इज अ वेरी सेफ एनवायरनमेंट. और ये तभी समझ में आया जब कार्डिनल रूल समझाया जा रहा था. तो नेवर मेस विद एनीबॉडी स्पाउस. उसका मतलब है कि हमें ये चीज ध्यान रखना चाहिए, ये बिजनेस फैमिली है. जैसे फैमिली हम रन करते हैं, ये बिजनेस फैमिली है. लोग अपने सिस्टर्स के साथ बिजनेस करते हैं, मदर्स के साथ करते हैं, भाई बहन होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, राइट. सो हमारी वाइफ, जैसे मेरी वाइफ को छोड़ के बाकी सारी औरतें, या तो फिर शी इज मदरली फिगर, पूजनीय है, या तो शी इज अ सिस्टर. दैट्स. इसके अलावा और कोई रिलेशनशिप नहीं, भाभी भी नहीं है, कोई रिलेशन नहीं. तो देखने का जो पर्सपेक्टिव है, नजरिया, वो मेरा, या बिजनेस में ये हमको सिखाया जाता है कि जब आप बिजनेस बाहर ठीक है जॉब कर रहे हो, इनफैक्ट आप यहाँ पे आके बदलोगे तो बाहर भी वैसे ही हो जाएगा. जब यहाँ पे आप आते हो तो आपका जो पर्सपेक्टिव है, सबका एक्सपेक्टेशन है कि सबका पर्सपेक्टिव यही होना चाहिए कि all other ladies, there's like for gents, all other ladies, we have to give respect as a mother or a sister. That's it. Same thing in females के लिए भी है कि उनके लिए भी या तो ब्रदर है या तो फिर बड़े बड़े हैं ना, पिता तुल्य. So that is how things are. तो हमको ये चीज बहुत ध्यान रखना चाहिए, never mess with any spouse. Then last is उसके बाद वाला जो है fifth point is never mess with anybody's ego. आदमी के पास कुछ हो ना हो, एक चीज होता है, क्या? ईगो. व्हाट इज ईगो? आपका नाम खुद एक ईगो. आदमी के पास पैसा ना हो, धन दौलत ना हो, मान सम्मान ना हो, एजुकेशन ना हो, ईगो जरूर रहता है. बिना ईगो के, वो बात अलग है कि नहीं होना चाहिए, बट इन इन प्रॉपर सेंस ईगो भी जरूरी है ना, अपना खुद का वर्थ भी जरूरी है. सो कई बार आप अगर ध्यान से अपने अपने रिश्तों को देखो, आसपास देखो,
आपको ये समझ में आएगा कि बहुत सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, वो ईगो के चक्कर में ही, कहीं ना कहीं जाने अनजाने में किसी ना किसी का ईगो हर्ट हुआ। हाउ टू विन इन्फ्लुएंस पीपल एक बहुत अच्छी किताब है, आप सबको पढ़नी चाहिए। पीपल स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस। अभी मैं सुमित बहादुर जी का एक टॉक सुन रहा था, वो कहते हैं कि वन ऑफ द बुक दैट रियली चेंज माय पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स बिजनेस वाज हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल। बिकॉज वहां से पढ़ने के बाद मुझे समझा कि मुझे लोगों से कैसे डील करना चाहिए। किताब में बहुत अच्छा लिखा है ईगो के बारे में कि अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि एक चीज, वो समझो उसका कोई ओपिनियन है, ये सही है, वो भले कितना भी गलत हो दुनिया के लिए, बट उसके लिए वो सही ही होता है। और अगर किसी ने सोच लिया कि ये सही है, तो आप उसको कितना भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दो, आप उसको समाज में बैठ के डिबेट कर लो, वो कभी अपनी वो चीज को छोड़ेगा नहीं, बिकॉज उसका ईगो उसको छोड़ने नहीं देता। तो जैसे कोई बोलता है ना, फॉर एग्जाम्पल, इसलिए पीपल स्किल बहुत जरूरी है। कई बार लोग पीपल स्किल्स की किताब नहीं पढ़ते ना, एमए में ग्रो नहीं होगा, बिकॉज हम लोगों को होल्ड नहीं कर पाते। तो वो किताब में हाँ बेसिकली, जैसे कोई बोलता है प्रोडक्ट महंगे, फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला प्रोडक्ट महंगे, मैं थोड़ा सा इसको लेंदी करके एक्सप्लेन कर, प्रोडक्ट महंगे हैं, समझो किसने बोला, आपने एक बार उनको समझाया है, आप आपने कभी यूज किया है क्या, आपने जाना है क्या, एक दो बार आपने थोड़ा समझाया, तो नहीं नहीं नहीं, प्रोडक्ट तो एमबे के बड़े महंगे प्रोडक्ट। आप अगर उसको उसी पे कन्विंस कराने के लिए बैठ गए ना, वो आपसे दूर भाग जाएगा। तो एक दो बार ठीक है, उसके बाद अगर वो बार बार बोल रहे हैं नहीं प्रोडक्ट तो बहुत महंगे हैं सर जी आपके, हाँ आप सही कह रहे हैं, और बताइए बाकी उसको डिस्ट्रैक्ट करके कुछ और बात कर सकते हैं। यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? जो उसने सोच लिया, मतलब अगर मैंने सोच लिया कि रेड कलर सबसे अच्छा कलर है गाड़ी का, तो मेरे लिए रेड ही कलर अच्छा, तो उसको आप नहीं बोल सकते सिल्वर वाइट। दैट्स व्हाट। सो ईगो, एमवी बिजनेस में इसको समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि भले ये बिजनेस प्रोडक्ट्स एंड सेल्स मार्केटिंग लगता है ऊपर से। कल मैं गीता जी से बात कर रहा था फोन पे, तो मैं उनको भी कुछ, शायद मैं ये भी समझाने की कोशिश कर रहा था कि भले ये पूरा बिजनेस लगता है सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान है, मगर ये पूरा प्लान डुप्लीकेशन का है, लीडर्स का है, नंबर्स का है। तो जब बहुत सारे लोग आ जाएंगे, मैं उनको कल एग्जांपल दे रहा था कि अगर आप 100 पीवी करते हो, कोई कोई बंदा इस बिजनेस में आके बोलता है मेरे को यार नहीं हो पाता सेलिंग, मैं तो 100 पीवी करूंगा, मैं आप शुरुआत 100 पीवी से करो, 100 पीवी से करो, और धीरे धीरे आप 10 लोगों की टीम इकट्ठा कर लो, आपका 1000 पीवी हो गया। और आपको पता है, उस वो 10 लोगों को इकट्ठा रखना ही एक कला, और यही लीडरशिप। और यहाँ पे ये ईगो वाला फैक्टर आता है, किसी का ईगो कभी हर्ट नहीं करनी बिजनेस में। कैसे हर्ट हो सकता है? कोई डाउनलाइन है जो आपका नहीं सुन रहा है, अभी मेरे कितने डाउनलाइन हैं जो मैं मेरा नहीं सुनते, बहुत सारे लोग सुनते हैं, बहुत सारे लोग नहीं सुनते। नहीं सुनते मतलब मैं बोला ए करो, वो बोलते हैं हम बी करेंगे और कुछ लोगों को बोलता हूँ ए भी करो, वो बोलता हम कुछ नहीं करेंगे। ये भी नहीं सुनना हुआ ना, इट इज, मैंने बोला, मैंने उनको किसी को बुलाया, किसी को टॉपिक के लिए बुलाया, किसी को मीटिंग के लिए बुलाया, नहीं आया, तो इट इज लाइक हर्टिंग, मेरा भी तो ईगो हर्ट हो रहा है ना, आई एम ऑल्सो ह्यूमन। बट इफ आई एम अ लीडर ना, इफ आई एम अ लीडर, दिस आई लर्न फ्रॉम रवि जी, इफ आई एम अ लीडर आई विल कीप माई ईगो असाइड, बट आई विल ऑलवेज पैम्पर देम। तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने सेंसेस, मेरे जो सेंसेस है ना, गीता में बहुत अच्छा लिखा है ना कि अपने सेंसेस को ही कंट्रोल करना हो। तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सेंसेस क्या है? मेरा जबान और मेरी सोच। और सबसे इंपॉर्टेंट जबान है कि मैं, अगर मुझे समझो कंट्रोल नहीं भी होता है, मतलब मैं चुप रहूं ना, चुप सबसे बेस्ट तरीका हो। तो किसी को वो काम नहीं कर रहा है तो उल्टा सीधा नहीं बोलने, कुछ कुछ अच्छा कपड़ा नहीं पहन रहा है, मतलब है ना, तो उसको उल्टा सीधा नहीं बोलने का, उसके लुक्स के ऊपर, उसके रिलीजन के ऊपर, किसी के ऊपर भी, किसी का भी ओपिनियन कुछ भी है, उसके बारे में कमेंट नहीं करने का। दैट इज वेरी सिंपल। आपका ओपिनियन, आपका कमेंट आप अपने पास रख, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल से बताना चाह रहा हूँ, मतलब मे बी दिस इज राइट एग्जांपल और नॉट। कई बार मैं एक लीडर को जानता हूँ, ही इज नॉट आवर टीम्स लीडर, ही इज मतलब अंकुर जी की टीम से या रॉबी जी की टीम से नहीं है, क्रॉस लाइन। तो मेरे पास ना बहुत सारे नंबर्स थे, क्योंकि मैं बहुत सारे ओपन मीटिंग्स जाता था ना, तो मैं सबके नंबर्स ब्रॉडकास्ट में था, नंबर्स थे मेरे।
तो एक लीडर थे, है अभी भी बहुत अच्छे लीडर। तो उनके पास है ना, उन्होंने ना एक बार क्या किया, अपने डीपी पे उनका एक पॉलिटिकल ओपिनियन था, उसको प्रोजेक्ट किया। और वो कई मतलब 3-4 साल तक वो लगा रहा। और वो मैंने ध्यान से जब मैं सुनता था, उनके बातों में भी बहुत सारी चीजों में आता था। तो मैं उनके बिजनेस के बारे में कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे ये पता है कि कहीं ना कहीं वो डिस्प्ले देख के भी कहीं ना कहीं उनके टीम में कुछ ना कुछ डिस्ट्रप्शन हुआ है, समझ लो। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ वे ऑफ हर्टिंग एनीबॉडीज ईगो। मुझे अगर कोई ओपिनियन है, लाइक फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल मेरा कुछ है, तो मैं उसको अपने पास रखूंगा। क्यों? क्योंकि ये मैं एमबी बिजनेस है ना, मैं एमबी बिजनेस के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। आप एमबी बिजनेस में नहीं होते ना, तो आप कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अंबानी है, सोचेगा ना अंबानी कुछ भी करने से पहले, मतलब पहला अंबानी का कोई भी बिजनेसमैन है, वो कोई भी हरकत करने से पहले यही चीज सोचेगा कि ये मेरे बिजनेस को नुकसान पहुंचाता है कि फायदा पहुंचाता है, पहला काम। सो मैं भी एमबी बिजनेस में जब हूँ, तो मेरे पास जब इतने सारे लोग हैं, तो मैं कोई भी काम करने से पहले सोचूंगा कि ये मेरे बिजनेस को फायदा पहुंचाता है कि नुकसान। तो अगर किसी का भी मन नहीं दुखना चाहिए मेरे बिजनेस, तभी मैं एक अच्छा लीडर हो सकता हूँ। इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए हमने कि हमें किसी का ईगो नहीं हर्ट करना, इसलिए हार्श वर्ड्स नहीं यूज करने, टफ वर्ड्स नहीं यूज करने, रिडिक्यूल नहीं करना। बहुत ध्यान रखना। चाहे आज आज कोई डाउनलाइन ऐसा लग रहा है कि यार इसका कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं है, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता कल को शायद आपकी टीम में वही सिल्वर निकले, या वो किसी और के पास पहुंचाएगा जो सिल्वर निकले, आपको कुछ भी नहीं पता। सो टेक केयर ऑफ दिस। एंड लास्ट, नेवर एम्बेरस योर अपलाइन। अभी ये एक नया कार्टन रूल ऐड हुआ है रिसेंटली। जब ये ऐड हुआ था ना, मैं सोच रहा था कि कोई अपने अपलाइन को कैसे, मतलब अपलाइन को कैसे एम्बेरस कर सकता है। तो मैं आपको कुछ उदाहरण दे के समझाता हूँ। अच्छा, ये सारी चीज, एम्बेरस का मतलब है फजीती करना। हिंदी का मतलब है फजीती करना, बेइज्जत करना, या फिर वैल्यू डिग्रेड करना, गिराना। दैट इज द मीनिंग ऑफ एम्बेरस। तो आप सोच रहे होंगे यार कोई ऐसा तो है ना कर सकता है अबे मैं कि कोई, मतलब कितना भी अपलाइन डाउनलाइन का अगर इशू होगा, कोई भी, मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि कोई डाउनलाइन ने जाके एमवे को, अपने अपलाइन को गाली दिया या स्टेज से कुछ बोला या कुछ ऐसा, तो कभी नहीं हुआ है। सो व्हाट आर दे ट्राइंग टू से? तो एम्बेरसिंग का मतलब है बहुत सारी चीजें ना, ये सब जो हम बात कर रहे हैं, ये नेवर मेस वाली जो बातें कर रही है, ये कई बार सबकॉन्शियसली अनकंडीशनल हो जाती है। इट इज नॉट, पीपल जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। सो एम्बेरस का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। मतलब अपने अपलाइन को देखो, आपके बिजनेस में आप ये चीज समझो। फॉर एग्जाम्पल मैं जब बिजनेस में आया, तो मैं जब से बिजनेस में आया, जब से मैं एक्टिव हुआ, बहुत टीम बनाई, अभी भी बना रहा हूँ, बहुत टीम बनाई। बहुत लोग आए, भीड़ आई गई, भीड़ आई गई, नए लोग आए, अभी भी लोग आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे। तो जो नया आता है उसके साथ बड़ा अच्छा रिलेशन बिल्ड करता हूँ, ये करता हूँ, प्यार मोहब्बत सब कुछ करता हूँ। बहुत डाउनलाइंस आए और गए, जो है उनका भी कुछ अता पता नहीं। बट मेरे को अगर आप पूछोगे कि मेरा सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ लाइन कौन है, पैसा तो डाउनलाइन जाएगा डेफिनेटली, मेरी टीम से आएगा, टीम बढ़ते जाएगी, मेरे को पैसा आएगा। बट मेरा लाइफ लाइन कौन है? मेरा लाइफ लाइन मेरा मेंटोर, मेरा कोच मिस्टर अंकुर रनन, फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए। सो अंकुर जी मेरे लिए, मेरे लाइफ लाइन है। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है? मेरे डाउनलाइंस है कि मेरे कोच एंड मेरे अपने? इन प्रायोरिटी वाइज इट इज माई कोच एंड माई, क्योंकि मैं डाउनलाइन तो 10 और बना लूंगा। 2 लेग प्लैटिनम लेग जाके भी अगर डूब गए, तो मैं 2-3 और प्लैटिनम लेग खड़ा कर सकता हूँ। लोगों की, इस दुनिया में लोगों की ही कमी नहीं है, बाकी सब चीज की कमी है। बट एक अच्छा अपलाइन की बहुत कमी है। अच्छा मेंटोर कोच मिलना बहुत नसीब से मिलता है। सुमित बहादुर का टॉक में सुन रहा था, तो आप मेरे मुंह से भी सुमित बहादुर बहुत सुनेंगे, क्योंकि मैं उनका ही सुनता रहता हूँ आजकल। ठीक है, तो सुमित बहादुर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि मेंटोरशिप इज नॉट ऑलवेज पर्सनल। लोग कई बार सोचते हैं कि नॉट ऑलवेज पर्सनल, मैं अगर जैसे अंकुर जी को डेफिनेट रोज मिल रहा हूँ हर हफ्ते, तो ही वो मेंटोरशिप मेरे लिए है नहीं। कहीं भी अगर वर्चुअली मैं कनेक्ट हो रहा हूँ वीडियो से, सेशन से, ये आज की दुनिया ऐसी, तो भी वो मेंटोरशिप है। आज अगर समझो मैं यूपी में होता और अंकुर जी यहाँ होते, तो भी मैं उनसे अगर महीने में एक बार भी कनेक्ट हो रहा होता, देन ऑल्सो ही इज माई कोच एंड ही इज माई, राइट, इन अ।
सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन है आपके बिजनेस में? आपका कोच और आपका मेंटर। तो एम्बेरस का मतलब है हमारे कोच और हमारे मेंटर को कभी भी ऐसे सिचुएशन में नहीं डालना कि उनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगे या फिर दिक्कत हो। तो एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूँ, ये मैं मेरे समझ से एग्जाम्पल्स है, आपके समझ से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी टीम खड़ी, कि मेरी टीम खड़ी, मैंने टीम खड़ी की, मैंने ज्यादा नहीं करने का, है ना? मैंने टीम खड़ी, सबको लाई, अंकुर जी मेरे साइड से जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, या फिर अंकुर जी साइड में खड़े, तो कभी भी आप ये नहीं देखोगे कि डॉक्टर मनीष ज्यादा बात कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण दे, ठीक है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक डाउनलाइन थे, तो वो मुझे ना कहीं भी लेके जाते थे ना, प्लान दिखाने के लिए या मिलाने के लिए। तो मुझे जैसे लेके जाते थे ना, तो मिले सर, ये जो इनसे मिलिए सर, ये हमारे हमारे कोच है, हमारे मेंटर है, डॉक्टर मनीष है। सर बताइए बताइए। अब मैं उसको बताना चालू करूँ, थोड़ा बातचीत, अब मैं अपने हिसाब से सेट करूँ ना उसको, मेरा खुद का रिदम बेस है, तो मैं अपना रिदम के हिसाब, और बताइए जी क्या। तो उसको लगे यार ये बराबर कर नहीं रहा है, मैं कर नहीं रहा हूँ, तो बीच बीच में ना टोके, अच्छा वो 643 वाला बता दीजिए, अच्छा यार सुनो, मतलब वो बीच बीच में घुस घुस के ना, जैसे वो कुछ सवाल पूछे ना, अब वो मुझे सवाल पूछा, तो मैं थोड़ा, मेरे को, मैं पीपल स्किल यूज कर रहा हूँ, मैं थोड़ा चुप हूँ, नॉड कर रहा हूँ, स्माइल कर रहा हूँ, मेरे बोलने के पहले वो बीच बीच में बोल रहे हैं, एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, दिस इज कॉल्ड एम्बेरसिंग। तो उसमें क्या हुआ, मेरा वैल्यू गया, कोई लॉन्च हुआ नहीं। तो मैंने एक दिन उनको साइड में लिया, बोला यार, या तो तुम बिजनेस कर लो या मेरे को मत लेके जाया करो। दैट्स हाउ आई एक्सप्लेन कि नहीं होगा बिजनेस अगर आप मुझे बात नहीं करने। तो वो जानबूझ के नहीं कर रहे थे, उनका एक्साइटमेंट में वो कर रहे थे कि हो जाए, लॉन्च हो जाए। सो अगर मेरे कोच, मेरे मेंटर आगे पीछे हैं, तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं उनको दूंगा, घर के बड़े होते हैं तो पहले वो बात करें। दिस इज वन। सेकेंड, अगर मेरे कोच और मेरे मेंटोर ने कोई गेम प्लान सेट किया, कुछ भी होने दो, चाहे हो सकता है कि मैं उस चीज से एग्री ना करूं या एग्री करूं, या वो बोल रहे हो मेरे से हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट मैं फिर भी उनके पीछे झंडा लेके खड़ा रहूंगा। कहने का मतलब, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी मीटिंग्स, कुछ भी अगर वो बोल रहे हो, जहां तक मेरा पॉसिबिलिटी है, मैं अपनी तरफ से फुल ऑन सपोर्ट मेरा रहना चाहिए, बैकिंग रहनी चाहिए, जितना मैं कर सकूं इन्वॉल्वमेंट अपने आप को करना चाहिए, भले वो मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा। सेकेंड चीज। थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने शंकर देवराज जी के एक सेशन से सुना था, मुलुंड में जब एक मीटिंग अटेंड की थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि अपने टीम को समझा रहे थे कि कुमार का जब मैसेज आता है, कुमार का जब कोई व्हाट्सएप मैसेज आता है ग्रुप में, उनका ग्रुप में, बोलते हैं कि कई बार वो मैसेज ऐसे ही चला जाता है, मतलब मैसेज आया और चला गया। बोले हाउ कैन, ही वाज लाइक लिटरली ही वाज आस्किंग कि हाउ कैन यू स्किप एंड नॉट रीड द मैसेज व्हाट योर कोच एंड मेंटर हैज सेड। ये बात मेरे को अभी ध्यान आई कि मैंने वहां सुनी। दैट्स व्हाई यू शुड कीप अटेंडिंग सेशंस ना, क्या क्या चीज कहाँ से सीख सकते। तो ये कोई जान के नहीं करता, मतलब ये नॉर्मल फ्लो है ना, ग्रुप में मैसेज आते रहते हैं, इतनी छोटी सी बात है। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत छोटी सी बात है, आप लोग जानबूझ के नहीं कर रहे हो ना, हम कर रहे हैं, हम सब प्यार करते हैं कुमार को, बट व्हेन कुमार इज सेंडिंग समथिंग, डोंट यू फील वी शुड रीड एंड एक्नॉलेज इट? व्हाट डू यू थिंक? अब आप ही सोचो, आपकी ना, आपकी 50 लोगों की टीम है, आप मैसेज डाल रहे हो, कोई कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, कोई थम्स अप नहीं दिखा रहा है, कोई लव वाला वो हार्ट शेप इमोजी नहीं भेज रहा, कुछ नहीं कर रहा। हाउ डू यू फील? जस्ट टेल मी, हाउ डू, इजंट दैट एम्बैरेसिंग? मेरे को लगता है इट इज एम्बैरेसिंग। हाँ, अपलाइन तो करता रहेगा बेचारा, क्यों करेगा, क्या टीम है, मेरी मजबूरी है ना। आज जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, कल को आपको भी मजबूरी होने वाली है, बिजनेस डुप्लीकेशन है, कि जो मैं करूंगा ना मेरी टीम में वही चीज, आज अच्छी चीज करूंगा तो 100% वो डुप्लीकेट होगी, खराब चीज 200% डुप्लीकेट होगी। तो ये चीजें है ना, कुछ हमको ध्यान रखने चाहिए। हम किसी को जानबूझ के सब नहीं कर रहे हैं, मगर क्या होता है, हम भी बिजी हैं, हम भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, हमको लगता है अच्छा ठीक है, मैसेज आ गया, आ गया। नहीं, अगर जैसे हमारा अनाउंसमेंट का ग्रुप है, लेट्स टॉक अबाउट आवर ग्रुप, अनाउंसमेंट का ग्रुप है, तो अगर कोई मैसेज आ रहा है उसके अंदर, व्हाई कांट वी जस्ट, मतलब उसको टैग कर ले या उसको कुछ रिप्लाई कर दे, वेरी गुड, नाइस, या तो थम्स अप ही दिखा दे या कुछ रिप्लाई कर दे, क्यों नहीं कर सकते? That shows, that gives a lot of motivation to the person who is pouring in.
pouring in heart, right? That's very important thing to understand this. इसी तरह से हम unnaturally बिना जाने पहचाने कई बार अपने कोच मेंटर को एम्बेरस। और भी ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो कोशिश हमें ये करना चाहिए, जैसे हमने ईगो की बात की लोगों के बारे में कि हमने ईगो नहीं हर्ट करना, वैसे ही हमारे कोच एंड अपलाइन के भी ईगो है, उसको भी पैम्पर करना। वो हमको कभी नहीं बोलेंगे, हजार गलतियां, मेरे से भी बहुत गलतियां हुई है, मैंने भी कई बार बहुत गलत काम किया, मगर आज तक अंकुर जी, रॉबी जी ने कभी मेरे को कुछ उल्टा नहीं बोला या कुछ समझाया नहीं। बट मेरे को ध्यान रखना चाहिए कि मैं धीरे धीरे कॉन्शियसली जितना ध्यान मैं डाउनलाइंस पे दे रहा हूँ, उतना ध्यान मेरे को मेरे कोच एंड मेंटर को भी देना चाहिए कि मैसेज का रिप्लाई, उनको कॉल करने के टाइम थोड़ा शिष्टाचार रखना चाहिए। ओके, सो आप सब बढ़िया कर रहे हैं, बट ये कुछ पॉइंट्स हैं जो शायद कहीं ना कहीं हम हैंगआउट में इसीलिए आते हैं, नट बोल्ट टाइट करने के लिए, कहीं ना कहीं लूज हो जाता है ना, तो हम सीख के टाइट कर सकते हैं। दैट्स इट, बैक टू द होस्ट। वाह, थैंक यू सो मच सर। जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि आपके हर एक वर्ड्स ही मोटिवेट करते हैं। तो और वो कहते हैं ना कि नॉलेज विदाउट एक्शन इज लाइक सीड विदाउट वाटर। तो वो जर्मिनेट नहीं होगा जब तक उस पर पानी नहीं डालेंगे। जब तक हमारा जो नॉलेज है उसको एक्शन में नहीं लाएंगे, तब तक वो ऐसे ही रहेगा, जैसे कि सीड विदाउट वाटर। तो अब टाइम आ गया है सेशन के हाईलाइट का। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी उन्हें, जो हम सबके अंदर ही एक उनको होप दिखता है, और जो हम अपनी होप को एक कहीं ना कहीं हम वहां रुक जाते हैं जहां हम वहां से आगे नहीं बढ़ पाते, तो वो जो है वो उसको हाईलाइट करते हैं कि हाँ तुम आगे देखो। वो हमारे अंदर वो होप जगाते हैं, तो हमें वो विजन दिखाते हैं जहां हम नहीं देख पाते। तो मैं बुलाना चाहूंगी अंकुर सर को फॉर द रैप अप। सो प्लीज वेलकम अंकुर सर। सर, ओवर टू यू। ऑल राइट, ग्रेट। थैंक यू सो मच शौर्या, आपकी होस्टिंग बहुत जबरदस्त है। एब्सोल्युटली अमेजिंग होस्टिंग यू आर डूइंग, एंड आई एम सो ग्लैड कि आप हमारे टीम का हिस्सा हो। राइट, एब्सोल्युटली, है ना। सो इट्स अ वंडरफुल। जेम्स जो होते हैं ना, वो ढूंढ ढूंढ के सब इकट्ठे करने होते हैं। सो यू आर वन ऑफ द जेम्स इन अवर डायमंड्स गैलेक्सी। वाह, रियली ऑसम। ओके, ऑलराइट। सो बहुत बढ़िया, राइट। या, सो वी कैन हैव सम न्यू पीपल आल्सो हियर, है ना। आज आज किस किस ने नई बात की, आज हम सबको ट्राई करते हैं इनवाइट करने की। हमारे पास काफी समय है आज। सो लेट्स सी। सबसे पहले ए से शुरू करें। अजय त्रिपाठी जी, आप सुन रहे हैं? अनम्यूट कर सकते हैं। अंजलि। ऑलराइट, अंजलि को बुलाते हैं, चलो पहले। अंजलि, आप अनम्यूट करें। यस। ऑलराइट अंजलि, बताइए अंजलि, अनम्यूट हुआ आप? यस 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 यस। सो अंजलि, हाउ आर यू? एंड थोड़ा सा अपना कुछ लेटेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करिए। आज आजकल में आपने बिजनेस को लेके कुछ किया, या फिर कोई सीडी सुनी, कोई किताब पढ़ी, या कोई मीटिंग अटेंड की उसका अनुभव, या कोई प्रोडक्ट आपने यूज किया उसका अनुभव, या फिर आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया। एनी एनी एक्सपीरियंस, कैन यू शेयर एनी एक्सपीरियंस? आपकी आवाज नहीं आ रही। No, we can't hear you. Connection is not good. आपने ये लगाया है क्या, ईयरफोन? ईयरफोन एक बार डीएक्टिवेट करके बात ट्राई करो, शायद कभी कभी वो होता है, वन वे स्ट्रीट हो जाता है। हुआ? ऑलराइट, हुआ नहीं हुआ? ओके ओके, सो आई थिंक शायद नेटवर्क इशू है वहां पे। ओके, नो वरीज। सो लेट्स मूव अहेड, एंड
Yeah, so Dr. Manish, you want to take over this part and you want to invite some people, huh? ठीक ठीक, I'll take over. फिर मैं invite. So let us invite few people here because we have some time left. So I would like to invite Sabia. Hey Sabia. Good afternoon. Good afternoon. Yeah. Sabia, introduce yourself. आप अपने बारे में introduce yourself. Who's your coach and mentor? And आपके DCRs में देख रहा हूँ ना, you're listening to some talks and CDs. So कोई भी talks and CDs आप उसके Yes, बारे sir. में कुछ बताना चाहे My तो? name is Shabia Sheikh. My name is Shabia Sheikh. मैं एमपी से हूँ और मेरे कोच मेंटोर संदीप सर एंड सोफिया मैम है और मुझे लीना डायस मेरे अपलाइन है सर। जो मैंने 2 दिन से मैं बुक रीड कर रही हूँ लोक व्यवहार का। तो सर उसमें मुझे सबसे अच्छा फर्स्ट पॉइंट लगा था कि हमको सबसे ज्यादा जो लोगों को ग्रेटनेस को प्रेज करना चाहिए कि उनके अंदर क्या ग्रेटनेस है। उसको हम मतलब हम कभी कभी ऐसे सोचते हैं कि उनके अंदर जो ग्रेटनेस है उसको हमको प्रेज नहीं करना अच्छा लगता है, लेकिन उनकी जो ग्रेटनेस है उनको हमको प्रेज करना पड़ता है। रियल सक्सेस जो होती है सर वो एफर्ट और बैलेंस से आती है। जो दूसरों की स्ट्रेंथ रहती है उसको हमको एडमायर करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि उनको हम एडमायर नहीं करेंगे, तो उसका एडमायर करना चाहिए। लाइफ लिव विथ सेल्फ कॉन्फिडेंस। मेरे अंदर सर कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं मतलब अपने आप को ऐसा, मेरे को बहुत डर लगता है सबके सामने ऐसा बोलने में। मेरी आवाज भी लग रही होगी आप लोगों को, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है सर। तो हमको हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस हम अपने अंदर बिल्ड करना चाहिए। और एमवे हमको यही सिखाता है कि सबसे ज्यादा यही सिखा रहा है कि अपने आप को आप कॉन्फिडेंसली सबके सामने बताओ कि आप क्या हो। ट्रू सेटिस्फेक्शन सर ऐसी होती है कि हम अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट करें और अपना कंपैरिजन किसी और से ना करें। आप जो हो वो यूनिक हो, आप हो, तो आप किसी और के साथ अपना कंपैरिजन बिल्कुल ना करें। सर मेरा कल का था कि रिस्पेक्ट एंड वैल्यू अदर्स फीलिंग। हमको दूसरों लोगों की फीलिंग को वैल्यू करना चाहिए कि वो क्या फील कर रहे हैं। ट्रू हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग अदर्स हैप्पी। हमको दूसरे लोगों की हेल्प करना चाहिए कि वो कैसे अपना हैप्पी रह सके। स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट। अगर हम किसी के ऊपर स्मॉल ग्रेट कुछ भी काइंडनेस करते हैं तो उनके फेस पे जो स्माइल आती है वो बहुत वैल्यूएबल रहती है। स्टे काम इन डिसएग्रीमेंट। अगर आपका कहीं डिसएग्रीमेंट हो रहा है तो आप वहां पर काम रहो, आप कुछ भी ना बोलो, क्योंकि हमारे वर्ड किसी को कभी कभी बहुत ज्यादा ही हर्ट कर देते हैं। तो हमको हम काम रहना जब आप डिसएग्रीमेंट में रहो तो। आपकी लर्निंग जो है वो कभी स्टॉप नहीं होना चाहिए। सारे सारे पर्सन और कोई भी अगर आपके लाइफ में कोई भी तकलीफें आती है, सिचुएशन आती है, वो आपको हमेशा कुछ ना कुछ अच्छी चीजें सिखा के जाती है। ये सर बस यही है। Wow, very good Sabia. We are थैंक really यू proud सर। of you and हैंगआउट ही एक ऐसा मंच है ना जहाँ पे धीरे धीरे आके आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। तो जैसे धीरे धीरे आप यस सर। रेगुलर रहेंगे हैंगआउट में तो हम आपको टॉपिक्स देंगे एंड आप सब लोगों से जब बात करोगे ना सब लोग यही बताएंगे कि जब हम शुरुआत में आए थे हम सबके पैर कांपते थे बट धीरे धीरे बोलते बोलते नाउ वी आर ऑल कॉन्फिडेंट। सो वेरी नाइस डन, वेरी गुड। ताली बजाइए सबिया के लिए। आगे बढ़ते हैं एंड अंजलि इज बैक। अंजलि बोल पाएंगे आप? सर सर मैं वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं निकल गई थी बाहर। जैसे कि छात्रा ने भी बताया कि वो भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं रहती है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है। सेम जब मैं एमए बिजनेस में नहीं आई थी और मैं एग्जाम में प्रेजेंटेशन दे रही थी अपने कॉलेज में, तो मेरा टॉपिक था पॉल्यूशन के बारे में और मैं बहुत ज्यादा डर गई थी टीचर के सामने। सब बोल रहे थे तो और मेरा फर्स्ट नाम ही लगा था ग्रुप में 10 ग्रुप नंबर थी। और मैं गई और फर्स्ट मुझे बोला था टीचर के सामने और
मैं इतनी ज्यादा डर गई कि मैं बोल ही नहीं पाई। तो मुझे पता था कि मुझे क्या बोलना है, तब मैं इतना डर गई कि मैं बोल ही नहीं पा रही थी। जो मैं बोला कि मेरे मेंबर्स ने बोला कि आप पीछे देख के बोलो, तो टीचर ने बोला कि नहीं, जब वो बोलना चाहते तो उसको बोलने दो। मैंने उनको बताया कि ये पोल्यूशन कैसा है और हमें ये यूज नहीं करना चाहिए, तो इससे पोल्यूशन नहीं होगा। तो टीचर ने बोला कि ठीक है। तो उन्होंने फिर बोला जाने दो, आपने जो भी किया बेस्ट किया, क्योंकि आपने ट्राई किया। और एक नंबर था मेरा, उसमें टीचर ने बोला कि अगर नहीं आ रहा तो पढ़ के बताओ फटाफट, कुछ बोलने की कोशिश करो। तो उसने फटाफट वो जो बुक पोस्टर पर लिखा था तो उसे रीड करके बता दिया। तो टीचर ने बोला कि तूने खुद से क्या मेहनत की, तूने तो वही बोला जो लिखा हुआ है। मतलब कि खुद को बोलने की ट्राई करना चाहिए ना, अब क्या बोलना चाहते हो, खुद को थोड़ा काम करो, थोड़ा नॉर्मल रहो और किसी भी सिचुएशन में, ताकि आप बोल सको कि आप क्या बोलना चाहते हो। और मैं कुछ टाइम पहले मैंने सीधी सुनी थी, और उसमें अपन वर्ड के बारे में, तो अगर आपको कोई बिजनेस करना है या बिल्कुल बड़ी करनी है, कुछ भी करना हो तो आपको पोलाइट रहना चाहिए। आप उससे किसी से भी उसकी रिस्पेक्ट करो, उसको सही से बात करो, उससे पोलाइटली बात करो, ताकि वो खुश हो जाए और अच्छा रहे कि वो नेक्स्ट टाइम आपको मतलब कि चांस दे आपसे बात करने का और आपकी बात सुनने का। और अब अगर आपको किसी से अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है तो आपको उसकी भी बात सुननी पड़ेगी और आपको अपनी बात भी सुनानी पड़ेगी। और फिर अगर आप बोलोगे तो उसको ऐसा लगेगा कि बस यही तो बोलता है, मुझे तो बोलने ही नहीं देता। और अगर आप सिर्फ किसी की बात सुनोगे तो बोलेगा मैं ही बकबक करता रहता हूँ, वो तो बोलते ही नहीं। तो दोनों में तालमेल बना के रखना चाहिए कि वो भी बोले और मैं भी बोलूँ, दोनों सुन सके एक दूसरे को, तो इससे बैलेंस बना रहेगा और सब अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया। मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा बोला है। थैंक यू सर। वो इतना डिस्टर्ब था ना मुझे, मैं ध्यान से सुन रहा था, तो बोलना बोलना ही सुनाई दे रहा था। बट यस, आपकी भावनाओं को मैं समझ सकता हूँ। वेरी गुड, वी रियली प्राउड ऑफ यू अंजलि। थैंक यू सर। ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये गॉड उमेश। उमेश, आप बोल पाओगे? हाँ सर, 2-3 मिनट बोल सकता हूँ। क्या दो बोलना तीन है मिनट सर? कुछ भी, कोई कोई टेस्टिमनी लेटेस्ट आप शेयर करना चाहते हो, कोई भी टेस्टिमनी रिगार्डिंग बिजनेस। ठीक है। एक टेस्टिमनी ऐसी है कि लोग, जो हम कुछ काम कर रहे हैं तो लोग ऑब्जर्व करते रहते हैं ना कि भाई ये कुछ कर रहे हैं, किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं, कुछ नोटिस करते रहते हो। तो ऐसे ही आसपास के लोग नोटिस कर रहे हैं ना कि भाई बंदा सीरियस होके कुछ कर रहा है। तभी सामने से लोग मतलब एक लेडी आके पूछी कि उसकी बेटी के चेहरे पे बहुत सारा पिंपल्स है, तो उसके लिए आपके पास कुछ है, आप कुछ उसका सोल्यूशन दे सकते हो? क्योंकि उनको पता है मैं हॉस्पिटल बैकग्राउंड से भी हूँ, और शायद बिजनेस के बारे में तो नहीं पता होगा, बट शायद हॉस्पिटल बैकग्राउंड की वजह से उनको अप्रोच किया है। तो उसको लेके मैं अंकुर सर से डिस्कस करने वाला हूँ। ये मेरा एक लेटेस्ट कल का ये एक्सपीरियंस है। और ऑफकोर्स बुक की बात ना हो तो अच्छा नहीं है। तो बुक में मेरा इस समय चल रहा है प्लासिबो। तो प्लासिबो के बारे में बहुत सारी स्टोरी है। बहुत खास करके जो हॉस्पिटल वर्क कर रहे हैं उन सबको पता होगा कैसे काम करता है ये। जो हॉस्पिटल बैकग्राउंड से कैसे डिस्टिल वाटर काम करता है, स्लीपिंग इंजेक्शन की तरह, सारे लोगों ने लगभग लगभग एक्सपीरियंस किया होगा। तो माइंड को भी कैसे चेंज किया जा सकता है ना प्लासिबो इफेक्ट से। बहुत अच्छी, मतलब अ, रॉबी सर की एक सजेस्ट की हुई किताब है, ब्रेकिंग योर हैबिट्स बीइंग योर सेल्फ करके। उसी ऑथर की ये भी किताब है। और मोर और लेस चीजें सेम है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ एक अलग एंगल देता है। ये सिर्फ माइंड को रीप्रोग्राम कैसे कर सकते हैं उस पे ज्यादा इसका फोकस है, कि कैसे एक इफेक्ट प्लस। अभी अगर इसको बिजनेस से अगर हम कनेक्ट करें, तो हमारे जो कोच और मेंटोर्स है ना, वो प्लासिबो ही दे रहे हैं हमारे माइंड। ये जो इफेक्ट आ रहा है धीरे 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 धीरे, वो प्लासिबो इफेक्ट ही है। अभी साबिया ने बोला कि वो थोड़ा डर रही है ना बात करने में, फील भी हो रहा है, ये नेचुरल है ये।
वो जो एक्साइटमेंट होता है ना शरीर बॉडी के अंदर, वो हमें एंजाइटी और वो फियर की तरह फील होता है, बट वो नेचुरल है, वो होना भी चाहिए। अगर वो डर नहीं लग रहा है तो शायद हमको डरना चाहिए कि यार नेचुरल नहीं है, क्योंकि वो आपका डर नहीं है, वो आपका एक्साइट जो थोड़ा सा हिचक होती है, लेकिन वो डर का हिचक नहीं होता, वो एक्साइटमेंट का हिचक होता है। और एक अनजान, कभी हमने अभी एक अनजान मीन्स इसको बोल सकते हैं अननोन कोई काम करने जा रहे हैं, पहले नहीं किया है, आज करने जा रहे हैं, तो उसमें एक एक हिचक, एक डर, एक फियर होगा ही होगा। प्लासिबो में ये सारी चीजें भर भर के बताई गई हैं कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं। डेफिनेटली बहुत अच्छी किताब है। जैसे मौका मिले, जैसे समय मिले, डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। और भी बहुत सारी किताबें, पहले तो जो कोच एंड मेंटोर जो बिजनेस से रिलेटेड किताबें बताए हैं, पहले वो ही खत्म करना चाहिए। आफ्टर दैट जब वो खत्म हो जाए तब इस तरह की किताबों पे जाए तो बहुत अच्छा है। बट डेफिनेटली इससे बहुत सारी लर्निंग है। ऐसे ऐसे केस स्टडी है, इसमें रियल केस स्टडी है, जिसकी वजह से लोगों को इम्पैक्ट गिरा विदाउट मेडिसिन या विदाउट एनी, मतलब उनका कोई सर्जरी नहीं हुआ, बट उनको इफेक्ट आया वो सर्जरी वाला या वो मेडिसिन वाला, फिजिकली भी और मेंटली मेंटली भी। ये मेरा एक्सपीरियंस बन रहा है सर इस किताब से। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। वेरी गुड उमेश, रियली प्राउड ऑफ यू। उमेश इज अ voracious reader। वो हमेशा जब आप हर महीने जब उनसे बात करोगे एक नई किताब के बारे में वो चर्चा करते रहते। प्लेसिबो इफेक्ट इज द न्यू बुक दैट ही इज रीडिंग। वेरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आई थिंक वी आर डन अंकुर जी, तो मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा और रैप अप। या मेरा नाम शायद चेंज नहीं किया मैंने, आरोग्य वे भी लिखा हुआ है। ओके, ग्रेट। ओके गाइस, या इट वाज अ फैंटास्टिक हैंग आउट टुडे, एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से आप सब लोगों ने इसको पेश किया। आप लोगों की तैयारी काफी अच्छे से दिख रही थी, बखूबी तरीके से, कि आपने हर एक टॉपिक को जस्टिस देते हुए आपने तैयारी की थी, आपने सोच के रखा था ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है, एक्सेट्रा, आपने वो किया, राइट। मैं आपको भी थोड़ा सा कुछ बात करूंगा, एक 5-10 मिनट 15 मिनट में भी, रिगार्डिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स जो ये बिजनेस में आपको हेल्प कर सकता है, बिजनेस को मतलब आगे करने के लिए, ठीक है। एमवे बिजनेस जो है ना, इसके अंदर है ना भटकना बहुत इजी है, मतलब ये बिजनेस के अंदर, बिकॉज ये बिजनेस में है ना इतनी सारी चीजें हैं करने के लिए कि आप उसमें आसानी से यू कैन जस्ट स्वे अवे, मतलब यू कैन जस्ट गेट डिस्ट्रैक्टेड। ओके, सो एक लीडर की सबसे बड़ी पहचान पता है क्या होती है एमवे के अंदर? कि वो अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से खुद कैसे बचा सकता है, और वो डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप अवेयर हैं कि आप को क्या चीज डिस्ट्रैक्ट करने वाली है, क्या डिस्ट्रैक्शन होगा, तो आप अपने आप को आसानी से उसको मतलब सेव कर सकते हैं, राइट। ना आप मेरे को बोलेंगे सर एमवे बिजनेस तो कितना सिंपल बिजनेस है, इसमें डिस्ट्रैक्शन कैसे हो गया, इसमें क्या क्या चीजें डिस्ट्रैक्ट करती है हमको, राइट। सो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एमवे बिजनेस जो है ना, इसके अंदर एक चीज जो लोगों को डिस्ट्रैक्ट करती है ना, वो है, इसको हम कहते हैं बिल्डिंग द एमवे बिजनेस इन मैनेजमेंट मोड। आप चाहो तो लिख सकते हो, जो लोग अभी नए हैं बिजनेस में, आपको मैं पहले से ही नॉलेज दे रहा हूं कि ये बिजनेस कभी कभी कुछ लीडर्स आगे जाकर जब टीम बन जाती है, 4-5 लोग आगे बिजनेस में, 10-12 लोग आगे बिजनेस में, लोग जो है वो एमवे को एज अ मैनेजर बिल्ड करना शुरू कर देते हैं, मतलब दे वांट टू मैनेज थिंग्स अराउंड देयर टीम, है ना। तुम क्या कर रहे हो, तुमने सीडी सुनी क्या, तुमने बुक पढ़ी क्या, तुमने, मतलब निटिगिटीज ऑफ थिंग्स में घुस जाते हैं, राइट। सो दे जस्ट प्रेशियस टाइम को वो लूज कर देते हैं, right? एक और लाइन आपको लिखनी चाहिए इस बिजनेस में, जो मेरे इतने इयर्स एंड इयर्स का एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा। एमवे बिजनेस में द बेस्ट कंट्रोल, द बेस्ट कंट्रोल इज नो कंट्रोल, द बेस्ट कंट्रोल इज नो कंट्रोल।
Never try to control situations, never try to control downlines, never try to control upline, never try to control your calendar, your schedule, ये ऐसा वैसा. The best control is no control. Okay? Because when you start thinking about controlling, आप जब सोचना शुरू करते हैं कंट्रोल करने के बारे में, तो आप उस कंट्रोल करने का जो एक इकोसिस्टम बनाना पड़ता है ना, उसके अंदर व्यस्त हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं. एंड वो आपको एमवे में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन बनता है. ओके, राइट. सो इसके लिए बेस्ट चीज एमवे के अंदर है कि ऑलवेज बी इन द बिल्डिंग मोड. आप बिजनेस को बिल्ड करने के मोड में रहिए. आप नेटवर्क को एक्सपैंड करना है या कस्टमर बिल्ड करना है, जो भी है, क्रिएटिव जोन में रहिए बिजनेस में. कभी भी आप नॉन क्रिएटिव या मैनेजमेंट मोड में मत जाइए, वरना ये बिजनेस आपका बहुत डिले होगा सक्सेस. ओके. सो एमवे बिजनेस में क्रिएटिव जोन खाली दो ही है. एक, या तो आप नेटवर्क को एक्सपैंड करने के लिए कुछ कर रहे हो, या फिर आप कस्टमर को डेवलप करने के लिए कुछ कर रहे हो. बस ये दो ही चीज क्रिएटिव जोन है इस बिजनेस के अंदर. इसके अलावा जितना भी बाकी सब कुछ है पीछे, वो सब मैनेजमेंट जोन का पार्ट है. बुक्स पढ़ना, सीडी सुनना, किताब मतलब मीटिंग्स को अटेंड करना, ये सब मैनेजमेंट जोन वाला पार्ट है. इसमें से कोई आपको पैसा बनने वाला नहीं है. आज आप मीटिंग में बैठे हो 1.5 घंटा, क्या पैसा बनने वाला है? कुछ पैसा नहीं बनने वाला. मीटिंग में बैठे तो भी पैसा बनने वाला है. पैसा बनता है जब हम कस्टमर बनाते हैं, पैसा बनता है जब हम नेटवर्क लेकर आते हैं, टीम बनाते हैं, राइट. ठीक है. बट ये दो क्रिएटिव जोन में रहते रहते पीछे का जो ये मैनेजमेंट वाला कुछ पार्ट है, इसको अगर हम प्रॉपर तरीके से करते हैं तो ये दो चीजें हम बहुत आसानी से और जल्दी कर लेते हैं. इसके लिए ऐसा नहीं बोल रहा कि मीटिंग में छोड़ दो, बुक पढ़ना छोड़ दो, सीडी सुनना छोड़ दो. ये नहीं बोल रहा. मेरा रॉन्ग मैसेज मत लेकर जाना यहां से. सर ने कहा था सीडी सुनने से कोई पैसा नहीं आता, मनीष सर, इसलिए आज में सीडी सुनना बंद. राइट. ऐसा नहीं होता है. ठीक है. आपको सीडी सुनना है क्योंकि आपको वो सीडी सुनकर इंप्लीमेंट करना है कि ये क्रिएटिव जोन को और बेटर कैसे हो सकता है और अच्छा कैसे हो सकता है. बट हमेशा क्रिएटिव जोन में रहना. ऑलराइट. ठीक है. सो कभी कभी जैसे कभी कभी है ना, मेरे साथ हुआ है बहुत बार कि ना, सीडी सुनना मतलब एक एक दिन में 4 4 5 5 सीडी सुन डाली. अच्छा हुआ, अच्छी बात है, नॉलेज मिला, सब कुछ मिला. लेकिन वो 4 4 5 5 सीडी, इट्स लाइक एक ही दिन में आपने डॉक्टर के पास गए थे दवा लेने के लिए, डॉक्टर ने आपको 3 डोज दिए थे, सुबह दोपहर शाम, आपने सुबह तीनों साथ में खा ली. इट्स लाइक दैट. ओके. है ना. नुकसान होगा, असर कुछ नहीं पड़ने वाला. राइट. उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होने वाला, लेकिन आपको नुकसान जरूर होगा एक साथ में अगर आपने खा लिया तो. राइट. तो हमेशा वो स्मॉल स्मॉल डोज में ही रहना चाहिए बिजनेस के अंदर. सीडी हो, किताब हो, मीटिंग्स हो, है ना. टू मेनी मीटिंग्स विल किल योर बिजनेस. टू मेनी बुक रीडिंग विल किल योर बिजनेस. टू मेनी सीडी विल किल योर बिजनेस. मगर टू मेनी शो द प्लान विल नेवर किल योर बिजनेस. ओके, राइट. है ना. टू मेनी कस्टमर वो कभी बिजनेस किल नहीं करेगा, वो हमेशा बना के रखेगा. लेकिन वो जो बना बनाया बिजनेस है, उसको मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा सीडी, थोड़ा सा किताब, थोड़ा सा मीटिंग, थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर वर्क करना, थोड़ा सा अपने आप पे ग्रूमिंग पे वर्क करना, थोड़ा सा अपने टॉक को सही करना, अच्छे से करना. तो ये सब चीजें है ना, आपकी जो दो क्रिएटिव जोन वाली चीजें, इसको सपोर्ट करने के लिए बनी हुई है. तो एवरीथिंग हैज टू बी मैनेज्ड एंड मतलब डन प्रॉपरली. बट यू हैव टू जस्ट बी एन इंस्पिरेशन फॉर योर टीम. एंड यू कैन बी, आप इंस्पिरेशन कैसे बन सकते हो? आप बन सकते हो रोल मॉडल बन के, कि जो मैं चाहता हूं कि मेरा टीम करे, डाउनलाइन करे, मैं सबसे पहले करूंगा. ठीक है. सो मैं इसके लिए, आप अगर मेरे को देखेंगे और मुझे आकर देखेंगे, तो मेरा 15 20 मिनट का सीडी ही होता है रोज, उससे ऊपर नहीं होता है मेरा सीडी कभी भी. हाँ, कभी कभी कोई स्पीकर, कोई टॉक एकदम इंस्पायरिंग होता है, तो मैं उसको कभी कभी खींच देता हूँ स्ट्रेच में, 1 आवर 1.5 आवर नोट्स बना रहा हूँ प्रॉपरली बैठ के, बट वो बहुत रेयर होता है. बट अदरवाइज जस्ट टू कीप माई सेल्फ फोकस्ड इनसाइड, मैं 15 20 मिनट्स 25 मिनट्स का टॉक सुनता हूँ. एंड दैट्स इट. नोट्स बनाया, सब किया, नितिन जी को भेज दिया, रॉबी जी को भेज दिया, दैट्स इट, खत्म हो गया मेरा काम. आई डो नॉट ओवर डू इट. ओके. सो वो आपके बिजनेस को डिस्ट्रैक्ट करेगा व्हेन यू आर ओवर डूइंग समथिंग. ओके. अच्छा, अब इसमें है ना एक और थिन लाइन है. थिन लाइन क्या है पता है? थिन लाइन ये है कि अगर आप शो द प्लान और कस्टमर डेवलप करने का कुछ भी नहीं कर रहे एक्टिविटी, तो शायद आपको ओवर डूइंग ऑफ सीडी, बुक्स, मीटिंग्स चाहिए. ओके. ठीक है. बिकॉज आप कुछ भी नहीं कर रहे ना. ठीक है. अगर आप
आप अगर मेरे सी मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये थिन लाइन मैंने बोली थी बीच में, एक वर्ड बोला था इसे थिन लाइन, ओके। सो अगर आप मेरी बात को सुन के कंप्लीटली उसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं ना। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है एमवे के अंदर। एमवे में कभी कभी कुछ लोग है ना, वो लकीर का फकीर बन जाते हैं। सुना है कभी आपने कहावत, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं होता जिंदगी के अंदर। सब चीजें सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती हैं, बदलती हैं, राइट? ठीक है। एक एग्जांपल देंगे आपको। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, सबने सुना है ये, ठीक है। लेकिन अगर आपका बेस्ट फ्रेंड, उसके पीछे 4 गुंडे पड़े हैं उसको मारने के लिए, और वो आपके घर में आके छुप जाता है, अब आप गुंडे को सच बोलेंगे झूठ बोलेंगे? क्या बोलेंगे गुंडे को? मैंने सीखा था हमेशा सच बोलना चाहिए, हाँ मेरे घर में छुपा हुआ है। राइट? तो ये सिचुएशन के हिसाब से वो चीजें चेंज होती है, ओके। इट्स नेवर गोना बी सेम थिंग, ओके। ये धीरूभाई अंबानी का एक बहुत अच्छा कोट है। उन्होंने कहा था कि लाइफ में बेस्ट फ्रेंड और बेस्ट एनिमी जैसी कोई चीज कभी नहीं होती। सिचुएशन हमेशा बेस्ट फ्रेंड को बेस्ट एनिमी बना देता है, या बेस्ट एनिमी को बेस्ट फ्रेंड बना देता है। सो कभी भी अपने आप को इमोशनली किसी के साथ अटैच करके बैठ जाना इज नॉट गुड थिंग, ऐसा उनका कहावत था धीरू भाई अंबानी का, कि इट्स बी अ बिजनेसमैन, बी अ एंटरप्रेन्योर, है ना। आप सबके साथ में अच्छा बना के रहो, सबको खुश नहीं कर सकते, लेकिन आप सबको दुखी करने मत बैठो। आप अपने आप को देखो, अपने पे फोकस करो, अपनी इंप्रूवमेंट करो, अपने ऊपर वर्क करो, एंड डिस्ट्रैक्ट मत होना बिजनेस के अंदर। हमेशा क्रिएटिव जोन में रहो बिजनेस के अंदर। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मस्ट क्वालिटी, अगर आप ये बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत जल्दी आप सफलता पाना चाहते हैं तो, राइट। आपका कैलेंडर बुक होना चाहिए, आपका कैलेंडर हमेशा बुक होना चाहिए, ओके। सो आपका कैलेंडर कैसे बुक होना चाहिए कि सुबह सुबह जब आप उठते हैं, तो उठने के बाद में आप अपने आप से एक सवाल पूछो। सबसे पहले पर्सनल, उसके बाद डाउनलाइन, ये सीक्वेंस याद रखना। पहले खुद के लिए सवाल पूछना, फिर डाउनलाइन के लिए सवाल पूछना। तो पहला सवाल पर्सनल, कि आज या ये हफ्ते में या पिछले हफ्ते में मेरे को कोई ऐसा कोई प्रोस्पेक्ट मेरा है जिसको प्लान दिखाना चाहिए मुझे, या मुझे अप्रोच करना चाहिए, मुझे MG1 के लिए अप्रोच करना चाहिए, मुझे अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए अप्रोच करना चाहिए। अगर आंसर ना आए, कस्टमर बनने के लिए अप्रोच करना चाहिए, ऐसा कोई सवाल हो। अगर आंसर हाँ आए तो उस पर लग जाओ। अगर आंसर ना आए तो सेकंड सवाल पूछो कि क्या कोई मेरा डाउनलाइन के लिए मैं कोई शोधा प्लान बुक कर सकता हूँ, या MG1 बुक कर सकता हूँ, या फिर मैं कोई कस्टमर को हेल्प, उसको कस्टमर क्रिएट करने के लिए कुछ कर सकता हूँ। तो उस तरफ, दैट्स अ सीक्वेंस दैट यू थिंक, तब जाके आपका कैलेंडर जो है ना वो बुक होगा, अदरवाइज वो बुक नहीं होगा, राइट। एंड एवरी डे कुछ ना कुछ एक्टिविटी होना चाहिए, ठीक है। खैर, बाकी सारी चीजें मैंने बात की। लास्ट चीज जो मैं बताऊंगा, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है ये बिजनेस के अंदर, वो है फ्रस्ट्रेशन। बिकॉज एवरी डे विल नॉट बी योर डे। रोज आपका दिन नहीं होने वाला, ये याद रखना। हर बॉल पे छक्के नहीं लगते, आपको वंस एंड टूज भी मारने होते हैं, कुछ कुछ बॉल्स आपको छोड़ भी देने होते हैं, अगर हम क्रिकेट की लैंग्वेज की बात करें, राइट, ठीक है। सो रोज इज नॉट अ गुड डे। तो दैट्स वाई फ्रस्ट्रेट नहीं होना। अगर आप फ्रस्ट्रेट होंगे ना, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, वो फ्रस्ट्रेशन भी आपको थिंकिंग पैटर्न में लेके जाएगा ना, फिर आप वो क्रिएटिव जोन से बाहर निकल जाएंगे, फिर आप खाली बस वही सोचते रहेंगे, फ्रस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेशन, है ना, दुखी दुखी दुखी। ऑलवेज बी हैप्पी, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो मुझे मिल रहा है ना वो ऊपर वाले की कृपा है, ऊपर वाले की दया है, मुझे अच्छा मेरे को दे रहा है, वो मेरे हिसाब से जो मेरे को चाहिए था इस टाइम मेरे को मिल रहा है, वेरी गुड। लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट पार्ट, आगे क्या हो सकता है, आगे क्या कर सकते हैं, अगली क्या बात कर सकते हैं, अगला किसी को हम कैसे देख सकते हैं, राइट। सो ये सब जो चीजें हैं ना, ये इसी के आधार के ऊपर ये बिजनेस जो है वो बिल्ट होता है। सो कुछ पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको बताया सम अप कर दूंगा। हमेशा क्रिएटिव जोन में रहना, मैनेजमेंट जोन में मत जाना, ये बिजनेस बहुत खतरनाक है। और एमवे के अंदर कोई भी एक्टिविटी जो है ना, उसको मैनेजमेंट जोन वाली एक्टिविटी को ओवरडू मत करना। मिनिमम 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 डोज उतना चाहिए, वो करना है अपने को। और क्रिएटिव जोन की अपॉइंटमेंट्स जो है वो ओवरडू कर सकते हैं आप। एक दिन में आप अलाउड है, एक दिन में आप 5-6 लोगों को भी MG1 कर सकते हैं, अलाउड है वो, ओवरडू, ठीक है, राइट। बट एक दिन में 5 किताब खत्म करना इज नॉट अलाउड, ओके, राइट, ठीक है। ओके, आपको तो याद भी नहीं रहेगा मैंने क्या पढ़ा था पहली बुक में, और 5वीं बुक खत्म होते होते सब भूल जाएंगे आप। बिकॉज सी, किताब पढ़ने का जो मेन मकसद है ना, वो इंप्लीमेंट करना है। सीडी सुनने का जो मेन मकसद है ना, जो सीखा उसको इंप्लीमेंट करना है। अगर आप खाली किताब को और सीडी को होमवर्क की तरह कर, जो हम स्कूल में करते थे, स्कूल की पढ़ाई कितने लोगों को अभी भी याद है? सोचो, कुछ नहीं याद है स्कूल में क्या पढ़ाई किया।
नहीं याद, हाँ कुछ कुछ सब्जेक्ट्स कुछ कुछ स्टोरीज याद होगी, बट अदरवाइज मैक्सिमम वो प्रैक्टिकली कुछ, बिकॉज हम वो खाली एक काम था जिसको करके पास होके नेक्स्ट क्लास में जाना है, बस फिनिश करो, हम वो कर रहे थे। लेकिन एमवे में ऐसा मत करना। एमवे में जो किताब पढ़ोगे आप अपने पे इम्प्लीमेंट करो, जो सीडी सुनेंगे उसको इम्प्लीमेंट करो, उसके लिए पढ़ना है, उसके लिए सुनना है, हर मीटिंग में आ रहे हैं उसके लिए। अगर आप खाली होमवर्क फिनिश करने के एटीट्यूड से आएंगे तो फिर वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू, राइट। एंड आई थिंक वी ऑल आर डूइंग ग्रेट, और ये बिजनेस बहुत बढ़िया तरीके से हम करने वाले हैं। आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला है। आज 6 तारीख है और कल 7 तारीख हो जाएगी, कल लास्ट डे है आपको ये महीने में 7 तारीख तक 100 पीवी क्लब में क्वालिफाई करने के लिए। बिकॉज ये शनिवार को हमने डायमंड आलोक एंड भावना उपाध्याय जो है उनको इनवाइट किया है फॉर द 100 पीवी क्लब। और जस्ट उनसे जब अपॉइंटमेंट बुक कर रहे थे ना कि सर आप हमारे टीम के लिए ट्रेनिंग करने आएंगे ये क्लब के लिए, उन्होंने पता क्या बोला? आपको बताता हूँ क्या बोला, सोचो। डायमंड है आलोक एंड भावना उपाध्याय, मेरे को पता क्या बोला उन्होंने बोला कि ना शनिवार को रात को 8 बजे के बाद, शनिवार को रात को 8 बजे के बाद वो बोलते हैं कि मेरा मतलब उनका इंटरनेशनल बिजनेस के कॉल्स शुरू हो जाते हैं। तो 8 बजे के बाद तो आपको टाइम दे नहीं सकता कि आप बोलेंगे 9 साढ़े 9 बजे की ट्रेनिंग करो जैसे वो 100 पीवी क्लब का होता है हमेशा। बोलते वो तो नहीं, बिकॉज मेरा इंटरनेशनल बिजनेस जो है ना, यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, वियतनाम में, मेरे वो कॉल शुरू हो जाते हैं। वहां पर डाउनलाइन है, टीम बन रही है, उनको बात करना, उनके लिए कुछ काउंसलिंग करना, कुछ प्लान दिखाना, कुछ करना, मेरे वो चालू हो जाते हैं। तो मैं आपको नहीं, हाँ उसके पहले आप चाहो तो मैं दे सकता हूँ, 7:30 बजे से 8, 7, 8, 15 मिनट में एक्सटेंड कर सकता हूँ। इसीलिए उनका टाइम हमको मिला 7:30 का। ये ट्रेनिंग जो स्पेशल होने वाली है वो 7:30 बजे होगी, 100 पीवी क्लब वाली। वो 9:30 बजे नहीं होगी यूजुअल जैसे होती है, राइट। बट वो सुनकर बहुत इंस्पायरिंग लगा कि ना सम डायमंड इज लाइक बिजी विद इंटरनेशनल बिजनेस आल्सो, कि ना, एंड ही इज नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज हिज कैलेंडर। देखो कैलेंडर इन क्रिएटिव जोन, ठीक है, कि क्रिएटिव जोन उनके लिए ये मीटिंग का इज अ मैनेजमेंट जोन। बट उनका जो बिजनेस बिल्ड करना है इंटरनेशनल, वहां पे किसी को प्लान दिखाना, किसी को फॉलो अप करना, किसी को कुछ प्रोडक्ट बात करना, दैट इज अ क्रिएटिव जोन। सो ये अपॉर्चुनिटीज ऑफ दैट कंप्लीट सॉर्ट, राइट, ठीक है। सो वी ऑलवेज बी इन क्रिएटिव जोन, तो दैट्स व्हाई लेट्स फिनिश दिस। अगर आप 100 पीवी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, वेलकम टू द क्लब। एंड आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा आलोक एंड भावना उपाध्याय के द्वारा। इट विल बी अ माइंड ब्लोइंग ट्रेनिंग, ओके। सो थैंक यू सो मच, एंड बैक टू अवर होस्ट शौर्या अगेन, या फिर बैक टू डॉक्टर मनीष। कौन टेक ओवर कर रहा है? नोबडी, नोबडी, एनीबडी, समबडी? Sorry. या शौर्या? Closing remarks and then we are done. शौर्या आप आ जाओ, आपको बोल रहे क्लोजिंग रिमार्क्स एंड वी कैन बी डन। शौर्या टेंशन में है। आ, सर अब क्या ही बोलूं, आप मतलब सबने तो बहुत ही अच्छा किया। और मेरा मेरे बोलने लायक कुछ छोड़ा ही नहीं क्या बोलूं सर या वी कैन क्लोज इट, राइट। चलो शौर्य के लिए ताली बजाएंगे जोरदार। शौर्य ने बहुत अच्छी होस्टिंग की, वंडरफुल होस्टिंग, एंड वी नो दैट कि शौर्य इज गोइंग टू रॉक इन कमिंग फ्यूचर, बिकॉज जैसे ही वो बनेगी एमरल्ड एंड डायमंड, उसकी सीरीज बननी शुरू होंगी, तो उसकी सीरीज सबसे अधिक मार्केट में सुनी जा रही होंगी, है ना, सोशल मीडिया के ऊपर, बिकॉज द वे शी हैज गॉट दोस। बिकॉज मैं देख रहा था, शी वॉज, उन्होंने प्रिपेयर किया हुआ है कुछ तो, एंड शी वॉज रीडिंग ऑल्सो, राइट, उसमें से कुछ स्टोरीज या कुछ कहावतें, आई एम श्योर उसने प्रिपेयर किया हुआ है। और उस तरीके से वो अपना जब 1.5 आवर का टॉक बनाएगी, एमरल्ड रैली बनाएगी 20 मिनट्स का, 30 मिनट्स का, डायमंड के ऊपर जाने के बाद वो जब टीच कर रही होगी लोगों को, तो वो कितना ज्यादा, मतलब वो यूट्यूब के ऊपर वो वीडियोस कितने ज्यादा मतलब प्रसिद्ध होंगे वो, राइट। ऑसम शौर्या, प्राउड ऑफ यू। चलो थैंक यू थैंक यू सर। सो मच एवरीवन, एंड वी ऑल कैन क्लिक वन फोटोग्राफ, अगर आप स्माइल कर सकते हैं, एंड अगर आप कैमरा ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है।